पूर्णिया में फिरौती लेने के बाद भी एलजेपी नेता की हत्या। विधानसभा चुनाव लड़ चुके अनिल उरांव 3 दिन पहले किया था अगवा, आज मिली लाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे तो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावी रुझानों के बीच कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। रुझानों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन कोरोना संकट के बीच टीएमसी के कार्यकर्ता कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल टीएमसी के कार्यकर्ता जीत की खुशी में सड़कों पर उतरकर ढोल और नगाड़ों के साथ नाचते नजर आए, जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। मतगणना के बीच चुनाव आयोग ने एक बार सख्त फैसला लिया है। कोरोना संकट के बीच पार्टियों के जश्न और भीड़ इकट्ठा होने पर चुनाव आयोग ने सख्त ऐतराज जताया है। चुनाव आयोग ने सड़कों पर जश्न मनाने वाले लोगों के खिलाफ आयोग ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी कर दिया है। और वहीं मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का मतगणना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। अब तक 10वें राउंड की गिनती हो चुकी है, जिसमें झामुमो गठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन की बढ़त बरकरार है। हफीजुल बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण से आगे चल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव के मिथिलेश सिंह प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मुंगेर में आयोजित इस पीसी में मिथिलेश सिंह ने अस्पतालों में बेड नहीं मिलने और अन्य स्वास्थ्य सुविधा संबंधी दुर्दशा के लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता और कई अन्य मुद्दों को लेकर लोजपा सचिव ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखा टिप्पणी की। मुद्दा हमारे पार्टी के प्रदेश का उपाध्यक्ष का हत्या हुआ है और एक मेरे नेता का अपहरण हुआ पूर्णिया में। बिहार सरकार कहती है कि जंगल राज था पहले, अब जंगल राज से बेसी जंगल राज हो गया सरकार में। और ये सरकार लुटेरों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। इस सरकार में किसी आदमी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अभी कोरोना में पूरे बिहार में कहीं किसी रोगी का इलाज होने वाला नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया में एलजेपी नेता अनिल कुमार उरांव की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने 3 दिन पहले उनका अपहरण किया था और छोड़ने के एवज में 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। परिजनों ने डर से अपराधियों द्वारा बताए गए जगह यानी भुटहा मोड़ पर फिरौती की रकम पहुंचा भी दी थी, लेकिन फिर अपराधियों ने एलजेपी नेता की मौत के घाट उतार दिया। आज सुबह उनकी लाश केनगर थाना क्षेत्र के भुटहा मोड़ के पास मिली तो इलाके में सनसनी मच गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां जुटनी शुरू हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने शहर में बवाल काटना शुरू कर दिया। हम लोग को प्रशासन के आधार पर हमने जो एप्लीकेशन दिया, उसी दिन रात में 11 बजे रात में एप्लीकेशन दिया गया और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इतनी सुस्ती थी प्रशासन की जिसकी वर्णन नहीं कहा जाए। आज जिस तरह से चुस्ती दिखा रहे हैं, अगर ये चुस्ती उसी दिन दिखाते तो आज ये घटना नहीं होती। आज हम लोग इस चौराहे पे नहीं रहते। पर बुला करके रास्ते में उठा लिया या जब निकला है इसके पीछे आदमी लगा करके साजिश के तहत इसको उठा लिया गया सर्किट हाउस के पास, बुझ गए। उससे उस दिन से बोल दिया कि हम लोग 1-2 घंटा में इसको भेज देंगे। वो सब मास्क लगाए हुए थे, अब उसमें कौन था नहीं था ऐसे हम लोग को समझ में आया नहीं, ताकि नेता आदमी है तो हम लोग कहीं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ रौनक कुमार ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक जी, जिस तरीके से अभी ये पूर्णिया का मामला सामने आया, एलजेपी नेता अनिल कुमार उरांव की हत्या कर दी गई, आखिर इस मामले को लेकर के लोग भी आक्रोश में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है?
जी सुरभि, आपको बता दें कि पूरा वाकया जो है वो 29 तारीख की है और 29 तारीख को 2 बजे दिन की घटना है जब उन्हें एक फोन आया और फोन कॉल पर वो बाहर निकले। उसके बाद से वो लगातार लापता थे। रात होने के बाद 29 तारीख की रात में परिजनों ने जब खोजबीन शुरू की तो उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं मिली कि वो कहाँ है। फोन उनका स्विच ऑफ मिला। उसके बाद धीरे धीरे जो है बातें बढ़ने लगी और सुबह होते होते ये पूरी बात जो थी वो थाने तक पहुंची। परिजनों ने थाने में आवेदन दी अपहरण की और उसके बाद से प्रशासनिक महकमा जो है इस पूरे जाल में कौन कौन से लोग थे, किस तरह की घटनाएं घटी, कहाँ अनिल उरांव, इसकी तहकीकात में जुटे। लेकिन अंततः आज ये सुबह की बात है जब एक शव बरामद हुआ और शव को जब उसकी शिनाख्त की गई तो वो अनिल उरांव का शव था। अब यहाँ 2 बातें सामने आ रही हैं। हालांकि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक महिला भी शामिल है और 2 लोगों की अन्य की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अभी तक जो बातें खुलकर सामने आ रही है उसमें कुछ संबंध, अवैध संबंध की भी बातें आ रही है। तो अभी इस पूरे प्रकरण को किसी फिरौती से जोड़ना या फिर किसी तरह की बातों को आगे तक ले जाना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अब जो प्रशासनिक महकमा है इस हत्याकांड के बाद, सही बात है कि जागरूक जरूर हुए। अगर इससे पहले जागरूक हुआ होता तो इस तरह की घटना नहीं घटती। लेकिन अगर वही बात की जाए कि रकम जब मांगी गई थी और रकम जब पहुंचा भी दी गई थी बदमाशों तक जो हत्यारे थे, लेकिन हत्यारों ने फिर भी एलजेपी नेता अनिल कुमार को मौत के घाट क्यों उतारा? मतलब इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, ये समझना मुश्किल हो रहा है। ना बहुत आसान है कि जब फिरौती की रकम की मांग की गई थी तो इस रकम के मांग के पीछे परिजनों को उनके द्वारा यह भी धमकी दी गई थी कि इसकी सूचना पुलिस तक नहीं पहुंचे। दूसरी बात यह है कि जब इसकी सूचना पुलिस तक नहीं पहुंचे तो पुलिस महकमे में जो तकनीकी अनुसंधान से जो बातें सामने आ रही थी उसमें एक महिला का फोन कॉल अनिल उरांव के नंबर पर था और उस नंबर के बाद अनिल उरांव अपने घर से बाहर निकले थे। तो अब यहाँ ये संबंध डायरेक्टली नहीं जोड़ा जा सकता है कि उनका अपहरण किया गया, अपहरण के बाद उनकी हत्या हुई है। अब यहाँ अवैध संबंध की बातें सामने आ रही है और महिला के द्वारा जिस महिला की गिरफ्तारी हुई है उस महिला से अवैध संबंध को लेकर के हत्या की गुत्थी जो है वो सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। तो इसको स्पष्ट तौर पे समझे कि अपहरण के बाद हत्या नहीं बल्कि अवैध संबंध में उस महिला के साथ अनिल उरांव का अवैध संबंध था और उसके तहत इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया है। ठीक, लेकिन रौनक, क्या अब तक इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि कब से वो अनिल कुमार जी को जानती थी, या फिर अगर वाकई अवैध संबंध थे तो अब वो कुछ इस पर कह क्यों नहीं रही है? पुलिस प्रशासनिक स्तर पर जो बयान है एसपी का, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कहा है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के 1 से 2 दिन में मामले को सबके सामने लाया जाएगा। जिस महिला की गिरफ्तारी हुई है उन्होंने कुछ चीजें, हालांकि पुलिस ने इस प्रशासनिक महकमे ने इस चीज को अभी मीडिया के सामने रखने से इनकार किया है, लेकिन इतना साफ कहा है कि इस पूरी प्रकरण की जो बातें आ रही कि अपहरण के बाद हत्या की गई है ये सरासर गलत है। उनका इस तरह का संबंध था और संबंध में महिला ने अपने सहयोगियों के साथ, सहकर्मियों के साथ मिलकर के उनकी हत्या की। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रौनक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। हालांकि बलिया में इस दौरान सरकार के द्वारा जारी किए गए नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मतगणना केंद्र पर लोगों की भीड़ भी इतनी प्रचंड मात्रा में देखी गई कि पुलिस भी इसे संभालने में बेबस नजर आई। यहाँ पर कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं है और जितने भी यहाँ पर हो रहा है सब दुर्व्यवस्था के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। कौन सा स्थान है? इंटरमीडिएट कॉलेज। यहाँ करके आप क्या कहना चाहेंगे? स्थिति बहुत बेकार है। प्रशासन यहाँ के डीएम महोदय कुछ व्यवस्था नहीं किए हैं। और अब खबर गिरिडीह से, जहां पर गिरिडीह जिले भर में कार्यरत पुलिस कर्मियों को कोरोना महामारी से बचाव और सही इलाज के लिए पपर वाटांड स्थित न्यू पुलिस लाइन में कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु भी शामिल हुए।
इस नए अस्पताल में ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया गया है। यह अस्पताल फिलहाल 10 बेड का बनाया गया है और बाद में इसे 15 बेड में तब्दील कर दिया जाएगा। हमारे गिरिडीह जिला के एसपी साहब के सौजन्य से यहाँ कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया है और यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार और इनके साथ 4 कंपाउंडर, 2 नर्स डेडिकेटेड है। जो भी हमारे पुलिसकर्मी या उनके परिवार के लोग जो है कोरोना पीड़ित होंगे, उनका इलाज हम यहाँ करेंगे, क्योंकि ये कोरोना जो है काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और बहुत कम समय दे रहा है लोगों को लाइफ सेविंग बचाने के लिए। पुलिस लाइन में उद्घाटन किया। मेन मकसद है कि किसी भी पुलिसकर्मी को कोविड से किसी तरह का हताहत नहीं हो। हम लोग इसी प्रयास में यहाँ पर लगे हुए थे और यहाँ पर समुचित व्यवस्था है। ऑक्सीजन और नेबुलाइजर और ऑक्सीमीटर, इमरजेंसी ड्रग्स सब यहाँ अवेलेबल है और हम लोग दिन रात से पुलिसकर्मियों को या किसी का भी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। कोई गारंटी नहीं ये है डॉक्टर साहब की तो वहीं समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना अंतर्गत दूधपुरा बाजार में दिन दहाड़े बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के कई घंटे बाद तक हसनपुर थाना पुलिस के नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। वहीं घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। इन अज्ञात अपराधियों ने से या पूरा बाजार में मुकुंद लाल है, जिसकी 40 वर्ष की किराना की दुकान है। उन्हीं दुकान पे वो लोग घुसे और गोली मारकर चले गए। अभी तो वो इलाजरत है, वो गोली लगी है मुकुंद लाल को। पूछताछ नहीं हो पाई है। मुकुंद लाल जो व्यवसायी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो किसी से किसी प्रकार का दुश्मनी भी नहीं था। पता नहीं रास्ते से अभी एक बैग सवार 3 व्यक्ति ने उन्हें गोली मारते हुए और चले गए और अभी तक हमारे पूरा क्रिकेट से कोई प्रशासन नहीं आए। मैंने बराव को फोन किए हैं, बराव बोले बस जस्ट मैं आ रहा हूँ। एसडीओ साहब को मैंने फोन किए और मैं एसडीओ साहब से, बराव से और डीएसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यथि शीघ्र यहाँ आकर के। तो यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है और इस बीच रामपुर से एक बड़ी खबर आई है। यहां मतगणना ड्यूटी में लगे 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दूसरे कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ कन्नौज जनपद में जारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का वोट काउंटिंग जारी है। तो इस बीच सुरक्षा को लेकर प्रशासन के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा का जायजा लेने के लिए कानपुर के जोनल आईजी मोहित अग्रवाल ने जनपद के विभिन्न मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया। इस दौरान मौके पर कन्नौज के एसपी समेत कई अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, हर ब्लॉक पर जहाँ पर काउंटिंग हो रही है, पुलिस की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है और हर जगह 3 चीज़ों को चेक किया जा रहा है। तो वो व्यक्ति जो आ रहा है उसके पास अपना परिचय पत्र है या नहीं है, एंटीजन रिपोर्ट या RT-PCR रिपोर्ट उसके पास नेगेटिव है या नहीं है, दूसरा वो मास्क लगाया है अथवा नहीं लगाया है।
खबर भागलपुर से, जहां जमीनी विवाद को लेकर रिश्तों की मर्यादा तार तार होने की खबर सामने आई है। घटना जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां मोहम्मद अमजद नामक युवक ने जमीनी विवाद को लेकर के अपने ही दो छोटे भाई फैज और अरशद पर जानलेवा हमला किया। अमजद ने घर में घुसकर दोनों भाइयों की गंभीरता से पिटाई कर दी। साथ ही इस दौरान अमजद ने अपने परिवार की महिलाओं की भी जमकर पिटाई की। इस मामले में कार्रवाई करते हुए हबीबपुर थाना अपराधियों के खिलाफ पुलिस छापेमारी कर रही है। सुबह से मार और पीट घर में उपद्रव मचा दिया इन लोग सब मिलके। उसमें जी टुट्टू है, आतिफ है, मोहम्मद अमजद अली, रिंकू उर्फ इयाज अली, मिंटू उर्फ इम्तियाज अली, सोनू और 10-15 अज्ञात लोग जो है इस कदर मारा है। मेरे बेटी लोग को देखिए कि देखिए खाना तक नहीं सही से खा सकते, मेरा हाथ तोड़ दिया है। क्यों मारा? बस ऐसे कि जो कि घर में रंग करा रहे हो, कहे करा रहे हो। 50,000 मांगता है मेरे से, कभी 1 लाख मांगता है मेरे से कि हम सब दिन खाते आए रंगबाजी में, हमको जो कि 50,000 दे, 1 लाख दे। करीब से 9:30 बजे से और पापा रंग करा रहे थे। आया रे टिंकू ऐसे बोलता है, बदतमीजी भी करता है। बाहर आया, मारे लगा पापा को और हाथ तोड़ दी। एक तो मेरी माँ ने है को खिला देगा 50,000 1 लाख की तो मांगता है। किचन बंद कर दी, पूरा रूम क्या मांगता है? रंगदारी? हाँ रंगदारी मांगता है। मेरे को महीना दे, हम लोग रंगदारी मांगता, महीना मांगता। हमेशा हम ऐसे खाते आए और हमेशा ऐसे। हमारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा कारोबार करते हैं। किस चीज का? कबाड़े का काम है, तो उसको चोरी कर सकते हैं। नहीं मास्क रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो गिरिडीह के विधायक सुधीर सोनू की ओर से सदर अस्पताल में 50 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे। 50 में से 20 सिलेंडर सदर अस्पताल में इस्तेमाल किए गए, जबकि 30 सिलेंडर एनएम कोविड अस्पताल में दिए गए। हालांकि अब अस्पताल से सिलेंडर के चोरी होने की बात सामने आ रही है। सिलेंडर चोरी होने की शिकायत उपाधीक्षक डॉक्टर उपेंद्र कुमार ने पुलिस को सूचना दे दी है, जिसके आधार पर पुलिस सिलेंडर की छानबीन में जुटी हुई है। विधायक महोदय के सौजन्य से और प्रशासन के सौजन्य से 50 जंबो सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 20 ऑक्सीजन सिलेंडर सदर हॉस्पिटल में है और 30 जो है एएनएम कोविड सेंटर जो है बरमरिया में है, वहाँ डाला है। यूपी में हाल ही में कराए गए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आज 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में राही विकासखंड के प्रत्याशियों के लिए मतगणना होनी तय हुई है। सुबह से ही प्रत्याशी अपने साथियों के साथ केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती तस्वीरें भी देखी जा सकती है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी अपनों को असहाय पा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू की धज्जियां बिहार के विभिन्न जिलों में उड़ाई जा रही है। ताजा मामला दावत थाना के पास का है, जहां रात्रि कर्फ्यू की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही है। रात भर डीजे के धुन पर बाल बालाएं थिरकती रही, पर पास ही स्थित थाने पुलिस को इसकी कोई भनक नहीं लगी। वहीं इस मामले पर रोहतास एसपी आशीष भारती ने जांच के आदेश दिए हैं। तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले रेगुलेटर की परेशानियों को झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। भागलपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने
जुगाड़ टेक्नोलॉजी से रेगुलेटर बनाया है। इसे बनाना और चलाना दोनों ही आसान तो है, साथ ही इसे बनाने में कीमत भी मात्र 50 से 100 रुपए तक है। दरअसल ऑक्सीजन की कमी के बाद अब लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले रेगुलेटर के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने इस समस्या का समाधान निकाला है। इसका दूसरा क्षण आदमी का ऑक्सीजन के सहारे कट रहा है। वैसे में कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है लेकिन रेगुलेटर नहीं है, और रेगुलेटर के बिना ऑक्सीजन बाहर नहीं आ सकता है, और यह त्राहिमाम कई दिनों से चल रहा है। तो हमने अपने टीम के साथ धर्मेंद्र, राहुल और मैंने एक किट बनाया है जो सिंपल सिरिंज जो होता है, प्लास्टिक का सिरिंज, उससे बनाया है, और उससे हम बना के दिखा दिए कि ये सक्सेसफुली ये पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकता है। सिर्फ चाबी घुमाते समय थोड़ी सावधानी विशेष रखनी चाहिए, बहुत धीरे धीरे, और जब सारा सेट कर लीजिए ठीक से, तब आप पेशेंट के नाक में ऑक्सीजन लगाइए। उसके पहले नहीं लगाना है, पहले अभी नाक में नहीं लगाना है, नाक में नहीं लगाना है, जब कंट्रोल हो जाएगा तब करना है। ये लास्ट में हम सावधानी बता देंगे। बताएं सर। ठीक है, तो ये देखिए, आप ये देखिए, ये बुलबुला रहा है ऑक्सीजन से, और दूसरा छोर। तो औरंगाबाद का एक दबंग अधिकारी अनिल कुमार सिन्हा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी का पद मिला हुआ है, उसकी जुबान निरीह पब्लिक के सामने गाली गलौज से खुलती है और हाथ पैर तक चलाने से भी बाज नहीं आता। पिछले वर्ष भी इन अधिकारी से प्रवासी मजदूरों ने रोटी मांगी थी, तो इस अधिकारी ने उन्हें भी गाली देकर थप्पड़ चलाया था, लेकिन आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोरोना के नाम पर शहर की सड़कों पर कानून अपने हाथ में लेकर इसकी गुंडागर्दी अक्सर दिखती है। एक बार फिर इन्होंने अपनी दबंगई का परिचय दिया और एक वाहन को रुकवाकर सीधे गाली से ही बात करना शुरू कर दिया। रिकॉर्डिंग करेगा। और शेखपुरा में एक महिला पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। मामला जिले के सिरारी का है, जहां संपत्ति विवाद को लेकर किसी अज्ञात एक महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद पीड़ित महिला को स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराते हुए महिला ने गाँव के उप सरपंच पर इस घटना को अंजाम दिलवाए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस महिला के बयान के आधार पर मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। ये अपने पति और पुत्र दोनों से अलग है, ठीक है ना। अपना कमा करके जीवन यापन करते, बंदरा में रहती है अभी फिलहाल। वहां से काम करने के लिए ये आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार मतगणना करवाने का आदेश दिया हो, लेकिन सुल्तानपुर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हाल यह है कि यहां ज्यादातर केंद्रों पर सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशी और समर्थक मौजूद हैं। यहां महामारी अधिनियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रत्याशी और समर्थक कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। प्रशासन द्वारा भीड़ को हटाने के लिए कई स्थानों पर लाठी चार्ज भी किया गया, लेकिन यही हाल रहा तो कोरोना संक्रमण को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और वहीं कोरोना महामारी में जहां देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत चल रही है, तो ऐसे में मरीज और तीमारदारों के साथ धोखाधड़ी कर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो गए हैं। झांसी में रेमडेसिविर के 40,000 से 1 लाख रुपए तक बिकने की सूचना के बाद एसएसपी ने एसओजी सहित पुलिस फोर्स को सक्रिय किया है। पुलिस ने कालाबाजारी की शिकायत पर पूरे गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही कई वायल इंजेक्शन के साथ नकद भी जब्त की है। तो जानकारी के अनुसार एसएसपी रोहन पी कन्या को मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में कालाबाजारी का काम संचालित किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम का गठन करते हुए कार्रवाई की गई और युवकों को धर दबोचा गया। इस मामले में एसएसपी ने कई अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका भी जाहिर की है। कोरोना महामारी चलते जो कुछ एसेंशियल ड्रग्स के ऊपर
जो कालाबाजारी हो रहा था उसके ऊपर हमको बहुत सारी शिकायत मिल रही थी। इससे झांसी पुलिस ने कुछ अच्छा काम किया है, जिसमें हम लोगों ने कम से कम 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें 2 तरह का गैंग था। एक गैंग जो ओरिजिनल रेमडेसिविर इंजेक्शन को अस्पताल में जो मरीज मर रहा है वेंटिलेटर पर है उनको ना देते, उसको छुपा के बाहर कर देते थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।